Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आपका DFCCIL का CBD2 का अभी एग्जामिनेशन होना है 2023 का। इसमें कस्टमर रिलेशंस के लिए मैंने आपको जो थ्योरी क्लासेस होती हैं ऑलरेडी करा रखी हैं, और अगर आपने उन थ्योरी क्लासेस को 2 बार देख लिया है अच्छे से, मैं उन क्लासेस के बीच में भी आपको कंटिन्यूसली कुछ कुछ टिप्स देता रहा था कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे चीजें इसमें मूव ऑन करेंगी। अगर आपने उनको फॉलो किया है और अच्छे से रिवाइज कर लिया है तो आपको सीआरएम में कहीं दिक्कत नहीं होगी। और ये जो हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे अभी, इससे आपको वो लैंग्वेज में जो थोड़े से क्वेश्चंस घुमाते हैं ना, लाइक 2021 में जो कुछ क्वेश्चंस आए हमने उनको भी यहाँ पे लिया हुआ है, और उससे रिलेटेड आपके कैसे कैसे क्वेश्चंस और बन सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको और देखनी चाहिए, लैंग्वेज में कैसे घुमाया जाएगा, ऑप्शंस में कैसे घुमाया जाएगा। हमारा मेन मोटो है कि हम इस प्रैक्टिस सेशन में उन सभी चीजों की बात करें, तो ये उसको लेकर के अभी आपका पहला प्रैक्टिस सेशन है, राइट। चलो, प्रैक्टिस सेशन 1 हो गया। अच्छा, आपको अगर आप DFCCIL के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको ये सारी क्लासेस करा रखी हैं ऑलरेडी। अच्छा, ये अपना जो HIRD है यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL, इसकी प्लेलिस्ट में मैंने आपको 2021 तक का सारा कंटेंट कराया हुआ है, जितनी भी डेवलपमेंट हुए हैं। इसके अलावा 22 और 2023 में जितने भी आपका आगे इन्होंने किसी ने डाला है क्या, हाँ, ये जो भी है आपका करंट अफेयर रिलेटेड टू रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया, DFCCIL हो गया, PSUs हो गया, है ना, या फिर आपका जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोई भी ऐसा आर्टिकल जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ईयर 2022 और 23 का, वो इस ई बुक में दिया हुआ है। आप इसे जो भी है, इस ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह कहीं पे मिल जाएगी, वहां से देख लेना, ठीक है। तो अब सीधा अपने सेशंस पे आते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे और हमारा लेवल थोड़ा धीरे आगे जाते जाते हल्का सा ऊपर जाएगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि देखो हर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो हम ये हर तरीके क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है जिन पे हमें अभी काम करना है, तो और सारे क्वेश्चंस इसमें जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गए है ना। और बस चलो अब शुरू करते हैं। अब आपको एक काम और करना है कि जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें सबसे पहले आप उस क्वेश्चन का आंसर, मैं आपको समझाऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा, बट उससे पहले क्या करोगे कि पॉज करना, फटाफट से खुद से ही एक बार खुद से देखना आपको क्या आंसर समझ आ रहा है। लैंग्वेज को पढ़ना, खुद से पढ़ने की कोशिश करो। जैसे ही मैं अगले क्वेश्चन पे आऊंगा पॉज कर लेना, फिर ट्राई करना कि आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फिर इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको और भी ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक। चलो भाई, अब देखो क्या लिखा है। What is the use of calculating ROI by a company? कि भैया ROI कैलकुलेट करने को लेकर के मतलब उसका यूज क्या है, ROI कैलकुलेट करने का एक कंपनी के द्वारा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ROI क्या होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, काफी चुटकू सा क्वेश्चन है ये, है ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है भाई। अच्छा जी, अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक बार मैं कलर चेंज करूंगा, एज यूजुअल अपना रेड कलर उठाएंगे। अच्छा, अब ROI का क्या यूज होता है बताओ। पहला ऑप्शन है, सो दैट अ प्लान अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट अवेलेबल इन मार्केट कैन बी मेड बाय द कंपनी, यानी कि ये बोल रहा है कि कोई प्रोडक्ट आपका ऑलरेडी मार्केट में है, उसको लेकर के आपको एक प्लान बनाना है, तो क्या वहां पे ROI का यूज करोगे। तो अब ये ऑप्शन ना, मैंने आपको इन क्वेश्चंस में जो ऑप्शन भी डाले हैं इनका भी यूज है। अगर आपने को मैंने जो पढ़ाया है वो ध्यान होगा, तो कभी भी अगर हमें कोई प्रोडक्ट अवेलेबल ऑलरेडी मार्केट में है, उसको लेकर के कोई प्लानिंग करनी है, तो हम किसका यूज करते हैं, सॉर्ट का यूज करते हैं। याद है ना, सॉर्ट क्या होता है भाई, इसका फुल फॉर्म बताओ। सॉर्ट होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, राइट। तो क्या हो गया आपका, ये स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस हो गया, है ना, फिर आपका ओ से क्या हो गया, अपॉर्चुनिटीज हो गया, ठीक है, फिर टी से क्या हो गया, थ्रेट्स हो गया। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसको लेकर के थ्रेट्स क्या है, उस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को और अपने प्रोडक्ट का फायदा लेने के लिए या फिर आप उसे और ज्यादा कस्टमर के पास पहुंचाने के लिए अपना काम कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन सिर्फ ROI के लिए नहीं, इस तरीके से भी आ सकता है कि भाई इसका क्या है, तो भाई शॉर्ट के लिए आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बट ROI के सेंस में ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कस्टमर। क्या हमें कस्टमर की नीड समझने के लिए ROI का यूज करना होता है। भाई कस्टमर की नीड समझने के लिए तो आप UX का यूज करते हो या फिर आप CX का यूज करते हो। क्या होता है ये, यूजर एक्सपीरियंस या फिर कस्टमर एक्सपीरियंस। तो इसके लिए आप यहाँ इसका यूज करोगे, तो अगेन ये ROI तो नहीं होगा।
अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और अंतर उभर के आता है, ऑप्शन में नहीं है। टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर को चाहिए क्या है एक्चुअली में, वो जैसे मैंने एक यहाँ पे प्रोडक्ट अपना मार्केट में डिलीवर कर दिया, ठीक है। अब कस्टमर उसको लेकर के उसका क्या एक्सपीरियंस है वो मुझे बताएगा, तब मुझे पता चलेगा एक्चुअली में कस्टमर की ऐसी ऐसी नीड है। मैंने अपने जो भी पहले से मेरा CRM था वो लगा के एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, बट मुझे फिर भी पता चला कि भाई कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जोग्राफिकल फैक्टर हो गया, एज फैक्टर हो गया, कई सारे फैक्टर होते हैं, मैंने आपको मार्केटिंग में पढ़ाया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपने प्रोडक्ट में क्या करूंगा, चेंजेस करूंगा उनकी नीड के हिसाब से। लेकिन अगर मुझे कस्टमर की वांट चाहिए है, ठीक है, वांट पता करना है, तो मैं किसका यूज करूंगा, एनालिटिक्स का ही यूज करूंगा, है ना। क्योंकि कस्टमर क्या चाहता है उसके बारे में कहीं ना कहीं सर्च करेगा। जैसे कि आज के टाइम में क्या करता है, वो बार बार गूगल पे जाएगा, या कोई सर्च इंजन है और कोई बिंगी पे जाएगा, या फिर आपका जो भी सर्च इंजन है कई सारे होते हैं, ठीक है। तो उनका हम क्या करेंगे, उनके एनालिटिक्स का यूज करके हम उसकी वांट को पता करेंगे, है ना। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। नाउ थर्ड ऑप्शन है टू एवेल्यूट हाउ वेल एन इन्वेस्टमेंट हैज परफॉर्म्ड फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। अब बोल रहा है कि यहाँ पे एक आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, उसने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा ये मतलब टाइपिंग एरर है, यहाँ पे कंपनी बोला था मैंने, ये है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैं एज अ कंपनी मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब सपोज करो मैंने एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए 1,000 रुपया लगा दिया, ठीक है। या फिर मैंने कहा कि भाई मुझे 100 कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, 100 कस्टमर को अपने प्रोडक्ट तक लाने में, जो कि मैं 1,000 रुपए का बेच रहा हूँ, मुझे 800 रुपए लग गए, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, मतलब मैंने 800 रुपए लगा करके 800 रुपए में आपका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हो गई, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट भी हो गई, कस्टमर को आपने जो भी ऑफर वगैरह दे करके अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करी, वहां भी आप उसको लेके आ गए। तो बेसिकली कंपनी ने जितना भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब उसके अपोजिट में कितना उसे फायदा मिला, या उसने उस इन्वेस्टमेंट ने कैसा परफॉर्म किया। कई बार क्या होता है कि कोई नई कंपनी है, अब देखो यहाँ पे ना आपको कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू देखने हैं। कोई नई कंपनी आई, उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, और कस्टमर को लाने में लेट से उसका 1,000 रुपए का प्रोडक्ट था जो उसे बेचना है, और बट फाइनल उसे जो कस्टमर को बिल्कुल सेलिंग पॉइंट तक लाने में उसे रुपए लग गए 1,100, ठीक है। यानी कि यहाँ पे उसे क्या हो गया, -100। लेकिन अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, कस्टमर बार बार आएगा, तो वो अपनी ये जो कॉस्ट है ना, वो मार्केटिंग कॉस्ट धीरे धीरे उसकी कम होती जाएगी, और आगे इन फ्यूचर उसे क्या होगा, फायदा होने लग जाएगा। तब भी उसका जो इन्वेस्टमेंट है, उसका परफॉर्मेंस उसके लिए क्या होगा, अच्छा होगा इन अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो कभी भी हम देखते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में उसके इन्वेस्टमेंट पे उसे कितना फायदा हो रहा है, वो किसके थ्रू हमें पता चलेगा, ROI के थ्रू पता चलेगा भाई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है सारी की सारी। फोर्थ वाला ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है कि टू नो हाउ मच अ कस्टमर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द कंपनी। यानी कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, उससे जो आपका कस्टमर है वो कितना इन्फ्लुएंस है, ये हमें कैसे पता चलता है, मतलब कि वो सेटिस्फाइड है या अनसेटिस्फाइड है, वो हमें किसके थ्रू पता चलता है, बेसिकली वो हमें पता चलता है NPS के थ्रू, ठीक है। क्या हो गया ये, नेशनल पेंशन स्कीम हो गया, नहीं, ये होता है आपका नेट प्रमोटर स्कोर, ठीक है। नेट प्रमोटर स्कोर होता है, इसमें क्या होता है भाई, 1 से 10 तक का यहाँ पे काउंटिंग होती है, कि 1 से 10 तक की स्केल पे आप यहाँ पे मार्क्स दोगे, जो भी है रेटिंग दोगे, और फिर इसके थ्रू जो है कंपनी को पता चलेगा भाई कस्टमर जो है कितना इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है उस प्रोडक्ट से, कितना नहीं हो रहा है। अगर आपका 0 से 6 की स्केल में आता है कस्टमर, तो वो आपके लिए क्या होता है, डिट्रैक्टर कस्टमर्स होते हैं। और अगर आपका 9 to 10 में आता है, तो वो आपके कैसे होते हैं भाई, प्रमोटर्स होते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको करा भी रखा है। प्रमोटर्स का मतलब क्या है कि वो आपके लॉयल कस्टमर हैं, वो अच्छा से इन्फ्लुएंस हो गए हैं प्रोडक्ट से, उनको बहुत पसंद आ गया है, वो आगे जो है आपके प्रोडक्ट को खुद ही प्रमोट करेंगे, है ना। यानी कि वो किसी से मिलेंगे तो बताएंगे अरे भाई ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया, बहुत अच्छा है, तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो प्रमोटर बन चुके हैं, है ना। तो ये कहानी होती है। अच्छा जी, जो बच्चे अच्छे से पढ़ चुके हैं ना, वो इसको 2x पे ही देखना, है ना, उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, 2x पे स्पीड लगा लेना। अच्छा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लार्क एंड इट्स यूज। लार्क क्या होता है, लार्क का फुल फॉर्म बताओ। अब इसके साथ देखो, लार्क के साथ आपको 3-4 चीजें याद आएंगी, क्या क्या आएंगी।
एक तो आपका लार्क हो गया, फिर मैंने आपको लायर सिखाया था, है ना, लायर हो गया, फिर आपका मैंने स्पिन सिखाया था, फिर मैंने आपका एक हर्ट बताया होगा, फिर मैंने आपका एक लास्ट करके बताया होगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये बेसिकली जो भी इंटरेक्शन होता है, जो हमारी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका जो भी इंटरेक्शन होगा हमारे कस्टमर के साथ में, तब हम इन स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं। क्या क्या ये स्ट्रेटजीज होती हैं? लार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लिसन, लिसन, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज, और फिर से जो ए आया है ये होता है अपना एसएस, ठीक है। फिर आता है आर का मतलब क्या है भाई, रिस्पॉन्ड करोगे, और आपका सी का मतलब क्या होता है, कंफर्म करोगे, ठीक है। ये आपके यहाँ पे 5 तरीके होते हैं। इसका यूज कब होता है? जब भी आपका कोई सेल्स टीम होती है वो बात करेगी आपके कस्टमर से। बेसिकली इसका यूज कहाँ होता है? जब भी कोई प्रोडक्ट के लिए आपकी नेगेटिव रिव्यू आएगी। कैसी आएगी? नेगेटिव रिव्यू। तो क्या होगा, हमारा जो सेल्स पर्सन होगा वो इस चीज का यूज करेगा, लार्क का, यानी कि वो सुनेगा उसकी जो प्रॉब्लम है कस्टमर की, उसको एक्नॉलेज करेगा, फिर उस पूरे इश्यू को एसेस करेगा, उस पर रिस्पॉन्ड करेगा कस्टमर को, और फिर कंफर्म करेगा हाँ भाई आपका इश्यू जो है वो रिजॉल्व हो गया, ठीक है। फिर अगली आपकी जो मेथड आता है वो लायर का है। लायर क्या होता है बेसिकली? पहले तो अपना वही हो गया, अगेन लिखूंगा नहीं मैं, लिसन हो गया, एक्नॉलेज हो गया, आई का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिफाई, ठीक है। आई क्या होता है आपका, आइडेंटिफाई, और फिर आर होता है अपना रिवर्स, ठीक है। ये याद रखिएगा इसमें रिवर्स करना। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई कस्टमर आपका घूमता फिरता आया आपके पास में, उसका मतलब लेने का कोई प्रोडक्ट ऐसा कुछ मन था नहीं कि वो पूरा 100% श्योर होके आया उसको लेने ही लेना है, बट उसके वो आपकी साइट पे विजिट करके चला गया। आपने आजकल देखा भी होगा, आप कहीं किसी साइट पे चले जाओ, लॉग इन कर लो, तो फिर आपको कॉल आती है कि भाई आप ये प्रोडक्ट ले रहे थे सर, क्या हुआ? तो बेसिकली क्या करते हैं, वो सुनते हैं आपको, मतलब कॉल करेंगे या फिर आपसे कनेक्ट करेंगे एक बार, फिर वो आपकी बात को सुनेंगे, आपको किस चीज की जरूरत है, यानी कि एक बार सुनना चाहेंगे आपने उस पर क्यों क्लिक किया या फिर आप क्यों वहां आए थे। फिर उसके बाद उसको एक्नॉलेज करेंगे, हाँ भाई ठीक है ऐसी बात है। फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई बेसिकली इसको जरूरत किस चीज की है ना, फिर आपको वो रिवर्स कर देंगे, यानी कि वो आपको जो प्रोडक्ट आप लेना नहीं चाहते थे बट आपको वो वहां पे थमा दिया जाएगा कि हाँ भाई तुम्हें ये लेके जाओ। और फिर इस तरीके से इस टेक्निक का यूज किया जाता है। इसमें सबसे बेकार टेक्निक होती है स्पिन। स्पिन का यूज क्या करते हैं यहाँ पे, कस्टमर के हम इमोशंस को, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कोई कस्टमर आया, उनके इमोशंस को हर्ट करके जो है यहाँ पे सेलिंग की जाती है, ठीक है। जो सेल है वो इमोशंस को हर्ट करके की जाती है। जैसे इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, सिचुएशन, सिचुएशन, ठीक है, प्रॉब्लम, फिर हो गया इसका इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, फिर हो गया आपका एन का मतलब होता है नीड, ठीक है। ये होता है बेसिकली। इसमें क्या करेगा, जो भी सेल्समैन होगा आपकी सिचुएशन को समझेगा, फिर आपको बताएगा कि मतलब आपकी बेसिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको आइडेंटिफाई करेगा, फिर वो इम्प्लीकेट करेगा कि भाई तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, तुम अगर मेरा ये प्रोडक्ट नहीं लोगे तो तुम ये कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आजकल के टाइम पे जो कोर्सेज होते हैं, आपको अभी है ना एक कंपनी, वो क्या करते हैं, उसके जो सेल्स पर्सन है आपको कॉल करेंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए, 5th क्लास में कोई बच्चा है, 6th में है, 10th में है, तो उसके लिए पेरेंट्स को कॉल करेंगे, उससे ही बात करेंगे, तो उसको ऐसा बोलेंगे कि भाई तुमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, तुम बहुत बेकार हो अभी स्टडीज में, तुम अगर ये वाला कोर्स नहीं लोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस तरीके से जो है ये टेक्निक का यूज किया जाता है। नाउ हर्ट इज व्हाट? हर्ट का मतलब होता है, ये बेसिकली जो जेन्युइन एक चीज है सेल्स में, जब आप कस्टमर की प्रॉब्लम को समझते हो तब हम हर्ट टेक्निक का यूज करेंगे। हर्ट इज व्हाट? हियर, एम्पैथाइज, एम्पैथाइज, ठीक है। एम्पैथाइज यानी कि आप उसकी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हो। अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपके प्रोडक्ट में कोई समस्या है, तो आप क्या करोगे, अपोलोजाइज करोगे भाई। फिर आप क्या करोगे, उसका रिस्पॉन्ड करोगे जो भी इश्यू है। फिर अपना लास्ट में क्या कर देंगे, आप उसे थैंक करेंगे कस्टमर को कि भाई आपने हमें समय दिया, उसके लिए हम आपका थैंक्स करते हैं, ठीक है। तो मतलब जब भी कोई ऐसी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन आती है कस्टमर को लेकर के, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जैसे कि सैमसंग कंपनी हो गई, उसने उसके जब फोन्स में ब्लास्ट हुआ तो उसने कस्टमर की बातों को सुना एंड फिर उनको न्यू फोन भी गिफ्ट किए थे, है ना। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था। तो ऐसे ये इसका एग्जांपल है ना। और लास्ट इज व्हाट, अगेन ये जो सारी चीजें हैं मैं आपको एक साथ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी आपकी सेल्स टेक्निक होती हैं इन सीआरएम, है ना। आपको मैंने पहले पढ़ाया भी हुआ है, तो अब आई गेस पूरा अच्छे से रिवाइज भी हो गया होगा। कोई अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डालना। अच्छा, लास्ट क्या होता है, लिसन,
लिसन, ये भी हार्ट का ही एक पार्ट है एक्चुअली में। लिसन हो गया आपका, ए से होता है अपोलोजाइज। भाई कोई भी कस्टमर को समस्या हुई है तो आप क्या करोगे, अपोलोजाइज ही तो करोगे। फिर क्या करोगे, उसको सॉल्व कर दोगे, और फिर लास्ट में क्या कर दोगे, उसको थैंक कर दोगे। ठीक, ये कहानी होती है अपनी लास्ट की। तो आपको आई गेस समझ में आ गया होगा ये लार्क क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टार्टिंग में हमने लल्लो चप्पो से क्वेश्चन लिए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब विच टाइप ऑफ सीआरएम, अब ये आपका डीएफसीसीएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 का जो एग्जाम हुआ था, कि विच टाइप ऑफ सीआरएम रिक्वायर्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर दैट कैन मैनेज अ स्पेसिफिक मार्केटिंग कैंपेन। अब आपको यहाँ पे मैंने जो पढ़ाया था ना यार, वो मैंने आपको 2021 के एग्जाम के पहले ही पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको क्या बोला था, सीआरएम अलग अलग टाइप के होते हैं भाई। ऑपरेशनल सीआरएम हो गया, एनालिटिकल सीआरएम हो गया, कोलैबोरेटिव हो गया, है ना। तो वैसे बेसिकली आपके अलग अलग सीआरएम के टाइप होते हैं, सबका अलग अलग अपना काम है। अब जब भी आप बात करते हो ना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की, या फिर आप बात करते हो डेटा एनालिसिस की, डेटा एनालिसिस, है ना, मैंने वर्ड ये यूज करवाया था। अब डेटा बेसिकली क्या होता है, डेटा में आप फिगर्स ही तो यूज करोगे। कोई आपको डेटा है, इसका मतलब क्या है, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब भी क्या हुआ, बेसिकली वो डेटा एनालिसिस की ही बात कर रहा है, हाँ या ना। और जब भी आपको डेटा दिखेगा यानी कि वो कौन सा वाला सीआरएम है, एनालिटिकल सीआरएम है। इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं थी। अब देखो, अगर फिर आप और चीज़ों पे ध्यान दोगे, अगर आप इसे बाई एलिमिनेशन भी करना चाहते हो, तो मैंने आपको बेसिकली 4 टाइप के सीआरएम बताए हैं। कितने टाइप के सीआरएम होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सीआरएम। 3 तो आपके सामने लिखे हुए हैं, ऑपरेशनल हो गया, एनालिटिकल, कोलैबोरेटिव, एक यहाँ से गायब है, स्ट्रेटेजिक वाला, है ना। स्ट्रेटेजिक सीआरएम होता है। अब मैंने जब स्टार्टिंग में बताया 4 टाइप के होते हैं, उस टाइम मैंने आपको ये भी बता दिया था कि भाई इसमें सब में क्या क्या काम होता है। फिर मैंने उन सभी के डिटेल में आपको पढ़ा रखा है। एनालिटिकल भी पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। आप जितना भी उसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं डेटा से रिलेटेड, बिग डेटा हो गया, जो भी क्वेश्चंस आने हैं ना, वो सारे के सारे करा रखे हैं आपको। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, स्टार स्कैमा क्या होता है, सारी चीजें हैं, है ना। बट वो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तभी समझ में आएगा। अच्छा जी, स्ट्रेटेजिक सीआरएम तो सबको पता ही होगा भाई। क्या करोगे आप, कोई भी अपना कस्टमर को टारगेट करना है तो स्ट्रेटजीज आप अपनी बनाओगे। और फिर कोलैबोरेटिव सीआरएम का क्या यूज होता है भाई, कि जितने भी आपकी कंपनी की डिवीजन है ना, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, अब उस कंपनी में अलग अलग डिवीजन होते हैं भाई। मार्केटिंग डिवीजन भी होगा, उसमें आपका सेल्स डिवीजन भी होगा, उसमें आपका टेक्निकल सपोर्ट भी होगा, है ना। उसमें आपका जो टच पॉइंट होता है, बेसिकली कस्टमर के पास कोई स्टोर खोला हुआ है, ठीक है, वो स्टोर भी होगा, है ना। इस तरीके के जो भी अलग अलग डिविजन्स होते हैं कंपनी में। अब जो भी ये डिविजन्स हैं, ये सारे के सारे किससे डील कर रहे हैं, डायरेक्टली कस्टमर से ही तो बात करेंगे। अगर मार्केटिंग वाला बंदा बात करेगा तो कस्टमर से बात करेगा, सेल्स वाला है तो वो भी कस्टमर से बात करेगा, टेक्निकल वाला अगेन कस्टमर से बात करेगा, स्टोर जिसका है, मतलब स्टोर जो ओपन है वहां पे जो भी स्टोर मैनेज कर रहा है वो भी डायरेक्ट कस्टमर से डील करेगा। तो अब इन सभी जो ये ऑर्गेनाइजेशन के सब डिवीजन हैं, ये सारे के सारे बेसिकली किससे, कस्टमर से यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जितने भी ये डिवीजन हैं, इन सभी को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, ये बेसिकली जब सारे इंक्लूड हो जाएंगे इनको हम बोल देंगे कोलैबोरेटिव सीआरएम। ठीक है, ये बेसिक सा माइंड में रखो, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक। अच्छा, अब एनालिटिकल पे आते हैं। यहाँ पे एनालिटिकल की बात हमने कर ही दी है। तो एनालिटिकल में बेसिकली क्या काम होगा, कि जो भी अपने पास में डेटा आ गया, यानी कि सेल्स का डेटा आ गया अपने पास लेट से, फिर अपना मार्केटिंग का डेटा अलग आ गया कि भाई ये मार्केटिंग की थी, यहाँ से हमें ये यहाँ पे जो है कस्टमर ने पॉजिटिव अपना व्यू यहाँ पे दिखाया है। फिर आपका फाइनेंस का डेटा हो गया, यानी कि जितने सारे डेटा है ना, ये सारे क्लब होके जब आ जाते हैं तब यहाँ पे रोल होता है एनालिटिकल सीआरएम का। ये क्या करता है, सबसे पहले डेटा को कैप्चर करेगा। याद रखिएगा ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा का कैप्चरिंग करेगा, ठीक है, इसके बाद में उस डेटा की इंटरप्रेट करना, है ना, इंटरप्रेट करेगा, कैप्चरिंग करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा। फिर ये क्या करेगा, सेग्रीगेट, यानी कि अब इसके पास में तो सारा डेटा आ गया, ठीक है, उसने कैप्चर कर लिया डेटा को। अब उसे इसने रीड करा, बेसिकली रीड करेगा तभी तो समझ में आएगा कि भाई ये वाला डेटा सेल्स का है, ये मार्केटिंग का है, ये फाइनेंस का है ना, जो भी अलग अलग टाइप के डेटा है।
इंटरप्रेट किया, इसके बाद में इसने कर दिया सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब क्या है, अलग अलग कर दिया कि भाई सेल्स वाला सेल्स में डालो, मार्केटिंग वाला इधर डाल दो, इधर वाला इधर, है ना, ये पूरी कहानी। फिर इसके बाद क्या करना है, सेग्रीगेट तो कर दिया, अब उसे स्टोर भी तो करके रखेगा ना, तो वो भी आपका एनालिटिकल सीआरएम का सॉफ्टवेयर है, वही करेगा, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ भैया, ये अपना हो गया, स्टोर कर लिया हमने, फिर उसको मॉडिफाई करना। मॉडिफाइंग क्या है बेसिकली, अगर कोई डेटा बार बार आ गया है तो उसमें आप पर्ज करा दो, मर्ज करा दो। अभी अगले वाले क्वेश्चन में हम और समझेंगे आगे की बातें, वैसे मैंने आपको सारा कुछ लेक्चर में करा रखा है, फ्री है, सारे के सारे लेक्चर्स आप उन्हें एक बार देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा, है ना। अब ये तो लास्ट रिजॉर्ट है कि भाई जिसको ने कुछ ही नहीं किया, आप एंड में आओगे एक दिन में, तो फिर यही करके जाओ, एटलीस्ट कुछ तो आएगा, है ना। ठीक है, तो मॉडिफाई कर दिया, फिर आप उसे क्या करोगे, प्रोसेस करोगे उस डेटा को। ये सारे के सारे स्टेप्स हैं कि भाई आप एनालिटिकल सीआरएम में कैसे काम करते हो। प्रोसेस करोगे एंड इसके बाद में आप उसे क्या करोगे, रिपोर्ट। और फिर आप बेसिकली जो बिल्कुल टू द पॉइंट आपकी यहाँ पे स्ट्रेटजी है, इंडिविजुअली लेट से यहाँ पे हमें कोई शार्क दिख गया, ठीक है, कि भाई इसके पास बढ़िया है, अच्छा खासी पैसा है, अब हमें ये कस्टमर मिल गया सारे डेटा से, फिर हम उसके लिए एक इंडिविजुअल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। या फिर जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से मैंने ये पूरा डेटा जो अपना निकाला है ना, मैंने कमांड दे दी भाई जोग्राफी के हिसाब से बताओ कि इंडिया के इस प्लेस में, इस स्टेट में क्या है, इस स्टेट में क्या डेटा है, फिर उसके हिसाब से मैं इंडिविजुअल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आगे बना पाऊंगा। तो ये सब काम किसमें होता है, एनालिटिकल सीआरएम में। क्या लिखा है, सो दैट कैन मैनेज अ स्पेसिफिक मार्केटिंग कैंपेन। बात घुसी ना दिमाग में, हाँ, कुछ अलग है क्या, कुछ अलग नहीं है। तो ये वर्ड्स का हेर फेर भी आपको समझ दिमाग में अपने रख के चलना है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, ये फोर्थ क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कस्टमर नॉलेज मैनेजमेंट रिफर्स टू, ओके, यहाँ पे आपका ये डैश है, बेसिकली यहाँ पे ब्लैंक है, डैश कस्टमर नॉलेज अमंग एम्प्लॉइज फॉर मेकिंग प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर। अब ये क्वेश्चन भी आपका डीएफसीसीएल में पूछा गया है, ठीक है, इसको समझना जरा। सीआरएम लेक्चर का सबसे पहला जो वीडियो है आप वो देखेंगे तो आपको क्या समझ आएगा, या फिर आप यहाँ पे अपना कॉमन सेंस ही लगाओ ना यार, कि कस्टमर नॉलेज मैनेजमेंट है, तो भैया ये क्या कर रहा होगा, कस्टमर के बारे में हमें नॉलेज देगा। क्यों नॉलेज देगा, यानी कि जो एम्प्लॉइज है हमारे कंपनी के, उनको क्या देगा, कस्टमर के बारे में नॉलेज, ताकि आप क्या कर सको, क्या करोगे, मैनिपुलेट करोगे कस्टमर को, एक्वायर करोगे, कंसील करोगे या छुपाओगे, क्या करोगे भाई, भाई कस्टमर को कोई भी कंपनी क्या करना चाहती है, एक्वायर करना चाहती है ना। ये पूरा सीआरएम का जो हमने इतना बड़ा ज्ञान पढ़ लिया, उसका बेसिक मोटो क्या है कि भैया कस्टमर की, हम कस्टमर के बारे में नॉलेज पता चले, यानी कस्टमर क्या चाहता है, क्या उसकी नीड है, क्या उसकी वांट है, फिर उसके थ्रू हम जो है अपना प्रोडक्ट उसको लेकर के आए, जिससे कि क्या हो, कस्टमर एक्वायर हो। तो यहाँ पे ऑफकोर्स सी बात है भैया, कॉमन सेंस है कि यहाँ पे क्या आएगा, एक्वायरिंग ही आएगा। या फिर अगर आपने सीआरएम की, मैंने जितनी आपको यहाँ पे डेफिनेशंस कराई हैं, उन डेफिनेशंस को आपने अच्छे से किया हुआ है, लिख लिया था नोट्स में, तो अपने आप क्लियर हो गया होगा भैया क्या करना है, एक्वायर। मैंने आपको सीआरएम की 3 से 4 डेफिनेशंस लिखाई थी, है ना, उसमें से आपका ये क्वेश्चन फंस गया। अगला क्या क्वेश्चन है भैया, ये CRM is based on the principle of dash which is regarded as one of the key areas of modern marketing। ये क्वेश्चन आपको मैंने मार्केटिंग में करा रखा है, और ये फिर कराने के बाद आपकी एग्जाम में भी आया। क्या पूछ रहा है, ये मार्केटिंग की बात पूछ रहा है यहाँ पे कि सीआरएम किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसको कि मॉडर्न मार्केटिंग का सबसे की एरिया बोला जाता है। मार्केटिंग की आप पहली या दूसरी क्लास देखेंगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो रिलेशनशिप मार्केटिंग है, बेसिकली सीआरएम और मार्केटिंग में ना कोई अंतर नहीं है, मार्केटिंग का ही एक पार्ट है यहाँ पे सीआरएम, है ना। जब आप रिलेशनशिप मार्केटिंग की बात करते हो, रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ, कस्टमर और कंपनी के बीच में एक ब्रिज फॉर्म हो गया। जब कस्टमर और कंपनी के बीच में ब्रिज फॉर्म हो गया तो हमने उसको बोल दिया रिलेशनशिप मार्केटिंग। और जैसे ही ये रिलेशनशिप मार्केटिंग के हम अंदर घुसे थोड़ा सा, तो हमें क्या मिलेगा कि भैया कस्टमर से बात करो, कस्टमर का डेटा निकालो, कस्टमर कोई प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो। लार्क ऊपर मैंने बताई थी जो आपको, लार्क, लायर, स्पिन, हर्ट, और इन सभी टेक्निक का आपको यूज करने का है लास्ट, इन सभी टेक्निक का यूज करो, कस्टमर को समझो, उसको अपना प्रोडक्ट बेचो, उसका डेटा निकालो, एनालिटिकल सीआरएम में डालो, कोलैब है ना। फिर आपके वो सारे के सारे क्या होते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर में वो आ जाता है। तो बात दिमाग में गई कि नहीं गई, सारी बातें मैंने समझाई हुई हैं यार। देखो एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ऐसे डरने का नहीं है। ज्यादा कुछ टफ तो आता नहीं है।
क्या है ये? अब इन एन एनालिटिकल सीआरएम व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज सेड टू बी आइडियल डेटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एनालिटिकल सीआरएम से यार देखो, आपके जो डीएससीसीएल का एग्जाम है उसने काफी क्वेश्चन पूछे हैं रिसेंटली। तो एनालिटिकल सीआरएम में कौन से डेटा को आइडियल डेटा बोला जाता है, मैंने आपको मतलब भर भर के बताया होगा कि अपना डेटा कैसा हो अपना डेटा भैया, स्टार्स जैसा हो। कैसा हो अपना डेटा? स्टार्स जैसा हो। स्टार्स क्या होता है अभी? ऐसे होता है आपका शेयरेबल होना चाहिए हमारा डेटा। टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल होना चाहिए। ट्रांसफरेबल यानी कि जो आपने डेटा, देखो मैंने आपको अभी एनालिटिकल सीआरएम में क्या बताया था, आपने डेटा को फाइनल कैसा बना लिया, कहाँ चला गया, ये है डेटा का आपने कैप्चर किया, इंटरप्रेट किया, सेग्रीगेट किया, स्टोर किया, मॉडिफाई, प्रोसेस करके आपने रिपोर्ट करके रख दिया कस्टमर का, ये डेटा है। अब वो डेटा आपका बेसिकली जो आपने किया है, पूरा आपका सॉफ्टवेयर आपको दे रहा है, वो शेयरेबल भी तो होना चाहिए, है ना? क्योंकि कंपनी ऐसा तो है नहीं कि एक जगह बैठी हुई है कंपनी, एक ही ऑफिस है उसका, वहीं पे सारा का सारा काम हो जाएगा। दैट डेटा शुड बी शेयरेबल, ट्रांसफरेबल होना चाहिए। वो आपका डेटा एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया एक्यूरेसी कुछ अता पता नहीं है, डेटा है बस आपके पास, झुंझुना बजा रहे हो। रेलेवेंट भी होना चाहिए, यानी कि आप जो प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हो उससे रिलेटेड ही है। आप कपड़े बेच रहे हो, आपको डेटा मिल गया टूथपेस्ट का, क्या फायदा? हाँ। और फिर अगला वाला टी क्या बोलता है? टाइमली, यानी कि वो डेटा आपको टाइमली मिलना चाहिए भाई। जब आपका सेल करने का टाइम आया तब आपके पास वो डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई बाद में आ रहा है फिर डेटा आपके पास, कोई मतलब नहीं है फिर उस चीज का। और वो डेटा कैसा होना चाहिए? आपके पास सिक्योर रहना चाहिए। अगर आप वो डेटा आपके पास सिक्योर नहीं है तो फिर वो काफी दिक्कत होगी। देखो आपके पास भी डेटा नहीं रहेगा, धीरे धीरे ये बात आउट होगी। अब जैसे कि आप देखते हो कई सारी कंपनीज का डेटा आउट हो जाता है, काफी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसीज का भी हो जाता है, तो ये काफी एक समस्या वाली बात है। खैर अब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्ट्स हो जाएगा। अच्छा अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा कि जो बेस सीआरएम कंपनी है, बेस सीआरएम कंपनी, ये किस तरीके की कंपनी है? यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है कौन से सीआरएम को टारगेट करके, विच टाइप ऑफ सीआरएम को टारगेट करके ये अपना जो है सॉफ्टवेयर बनाती है, राइट? ये मेरा है आपका आज का पहला क्वेश्चन। और फिर ये रहा दूसरा क्वेश्चन कि जो भी आपका डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में आता है या इमेजेस के फॉर्म में आता है या फिर ऑडियो के फॉर्म में आता है, ये किस तरीके का डेटा होता है? ठीक है, ये बताएंगे आप। भाई डेटा मैंने आपको बताया था दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। तो ये किस तरीके का डेटा होता है? तीसरा क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि किस तरीके के डेटा का सेगमेंटेशन नहीं किया जा सकता। सेगमेंटेशन कांट बी डन। भैया सेगमेंटेशन नहीं किया जा सकता कौन से तरीके के डेटा का? और खैर ठीक है, इन क्वेश्चंस का आप आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे, जिसका राइट आंसर होगा वो मैं जो है, अरे यार ये देखो स्टार्ट्स तो इधर ही आ गया। फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है कि आर का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगा कि भैया वो रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका कपड़े बनाने की आपकी फैक्ट्री है और आप टूथपेस्ट का डेटा लेके घूम रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये तो इजी लल्लू पंजू ही हो गया। अब क्या है? अपसेलिंग कम्स अंडर विच टाइप ऑफ इम्पैक्ट अंडर अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, अपसेलिंग जो है वो किस किस टाइप के इम्पैक्ट के अंडर आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में? अब मैंने ये आपको बताया हुआ था कि अपसेलिंग हो गया, क्रॉस सेलिंग हो गया, ये हमारे पास में देखो तीन तरीके के इम्पैक्ट होते हैं। कस्टमर हम रिटेंशन करते हैं, कस्टमर का एक्विजिशन करते हैं, कस्टमर की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, ये तीन तरीके के इम्पैक्ट होते हैं। अब इसमें अपसेलिंग हो गया, क्रॉस सेलिंग हो गया, या फिर आपका कस्टमर रिटर्न आ रहा है, ये सभी किसके अंडर आएगा? अलग अलग चीजें मैंने आपको समझा रखी थी। तो जो भी अपसेलिंग है वो करके आप क्या कर रहे हो, एक बार खुद से सोचो। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो। इसे डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट वाले सेशन में। आज का सेशन आई नो थोड़ा सा छोटा होगा, बट ठीक है, स्टार्टिंग के लिए इतना आई थिंक दैट्स ओके। एंड अगर कोई डाउट आता है तो आप डाउट पूछिए, है ना? आप सीआरएम को ऐसे मत लीजिए कि भाई मुझे नहीं आएगा या फिर मैं समझ नहीं पाऊंगा। आप अगर उस लैंग्वेज को समझोगे, चीज़ों में आप देखोगे कि भाई एक दो बार मैंने रिवाइज, आपके देखो दिमाग में होना चाहिए। अगर आपने रिवाइज किया है तो ही समझ आएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में 8-10 वीडियोस देख ली और आप सोच रहे हो जाएगा। उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना? जितना भी करो उसको सॉलिड करके जाना। ये नहीं कि आपने आधा कर लिया आधा छोड़ दिया, मतलब आधा कर लिया वो भी ऐसा कि वो भी आपके दिमाग में नहीं है, हाथ से आपने उसके नोट्स ठीक से बनाए नहीं है ना? तो बस खैर इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।